Welcome back. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. लास्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अब हमने जो कुछ भी पढ़ा इनमें से ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन आता है ना कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ये हमने क्या किया, प्रिपरेशन की पूरे चैप्टर की, बेसिक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया। वो बेसिक कॉन्सेप्ट कौन से हैं? क्या हमें पता है कि हीट किसे कहते हैं? यस सर। उनकी साइन कन्वेंशन पता है? हीट एडेड इज टेकन एज पॉजिटिव, रिमूव्ड इज टेकन एज व्हाट डन बाय द सिस्टम? Positive. Positive. Expansion when work done on the system. Negative. Temperature increase हो तो internal energy positive. Increase हुई मतलब positive. Temperature decrease हो तो internal energy. अब ये कॉन्सेप्ट उठा के हमने फर्दर ट्रेवल करना है। प्लस हमें एक और चीज पता चल चुकी है, वो क्या है? स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल का क्या काम? सिस्टम के स्टेट को शो करना। और वो किस पे डिपेंड नहीं करेगा? पांच पे डिपेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा। ठीक है? स्टेट वेरिएबल्स की एग्जांपल से प्रेशर, टेंपरेचर, वॉल्यूम और एंट्रोपी और इंटरनल एनर्जी। एंट्रोपी हम में से किसी को नहीं पता फिलहाल, तो उसको छोड़ देते हैं। इंटरनल एनर्जी और पीवीटी समझ आई? या पीटीवी याद रखें, पाकिस्तान टेलीविजन। तो पीटीवी याद रखनी है, तीनों स्टेट वेरिएबल है, साथ इंटरनल एनर्जी भी है। यू इंटरनल एनर्जी यू सिंपल है ना उसका। ओके, laws of thermodynamics. These laws define equilibrium, relation between heat, internal energy and work, and direction of फ्लो ऑफ हीट। देखो मैंने पहले बता दिया कि इन लॉस का पर्पस क्या है। तो लॉस का पर्पस क्या है कि ये लॉस इक्विलिब्रियम को डिफाइन करेंगे और हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क के रिलेशनशिप को, और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट के हीट की फ्लो की डायरेक्शन क्या है। लाइक वो हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी पे जाती है या लो टेम्परेचर बॉडी से हाई पे जाती है, कहाँ पे जाती है? तो ये बात हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझा देगा। हमें पता है, लेकिन वो साइंटिफिकली इस चीज को एक्सप्लेन करेगा। अब इक्विलिब्रियम को डिफाइन करने के लिए आता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरो से शुरू हुआ है एक्चुअली, पहले फर्स्ट लॉ आया, फिर सेकंड लॉ, बाद में थर्ड लॉ भी आया, आपके कोर्स में नहीं है। लेकिन क्योंकि ये लॉज आ चुके थे, उसके बाद हमने इक्विलिब्रियम को डिफाइन किया, तो इसलिए उसको जीरोथ लॉ का नाम दे दिया। हमने अपने मजीद लॉज को दोबारा रीअरेंज नहीं किया कि नहीं अब फर्स्ट जो है वो सेकंड है, और जो सेकंड है वो थर्ड है, और जो थर्ड है वो फोर्थ है, और जो नया लॉ है उसको फर्स्ट है। नॉमेनक्लेचर लिखा जा चुका था, हम जान चुके थे कि फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है। तो उसके बाद हमने फिर इसको टॉप पे रख के क्या डिफाइन किया? जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इज इट क्लियर? तो जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि अगर बॉडी ए बॉडी बी के साथ इक्विलिब्रियम में है और बॉडी बी बॉडी सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो फिर ए भी सी के साथ इक्विलिब्रियम में ही मतलब ट्रांजिटिव है। यस, तीनों का टेंपरेचर सेम है। अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो फिर ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। सो यू रिकॉग्नाइज दैट ये ट्रांजिटिव है। अब आगे देखें जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लोर करते हैं, इसके इस हिस्से को। सारे इधर देखें, एवरीबॉडी लुक हियर। मैंने क्या किया हुआ है, मैंने सिस्टम को 10 जूल हीट दी है। ये रहा सिस्टम, ये रहा सिस्टम को कितनी हीट दी? 10 जूल। उसमें से कितनी इंटरनल एनर्जी में चेंज आया और बाकी कहाँ यूज हुआ? वर्क डन करने में। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। खत्म कि अगर आप सिस्टम को हीट देंगे तो उसका एक हिस्सा इंटरनल एनर्जी में यूज होगा और दूसरा हिस्सा वर्क में यूज हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एग्जैक्टली ये देखो, हीट गिवन टू द सिस्टम इज पार्टली, पार्टली का क्या मतलब है? अ पार्ट ऑफ इट, इसका कुछ हिस्सा कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी एंड पार्टली कन्वर्टेड टू यूजफुल वर्क। समझ आई बात? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये आते हैं। अच्छा आप देखो, अब आपका जो पेपर आता है ना, उसमें लिखा होता है 4 नंबर के क्वेश्चन में 1 + 1 + 1 + 1, 4 नंबर उसने कंप्लीट किए होते हैं। फिर देखो 1 + 1 + 1 + 1, ठीक है, ये इस तरह डिवाइड हो जाएगा। एक नंबर आपका स्टेटमेंट का होगा, दूसरा नंबर आपका मैथमेटिकल फॉर्म का होगा, तीसरा कंक्लूजन या एक्सप्लेनेशन का, क्या आप एक्सप्लेन करें। ठीक है, ये बात तो है। तो ये क्या बता रहा है? हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट। अब ये शायरी ही है,
उसने दरिया को कूजे में बंद किया हुआ है। इस स्टेटमेंट से हमें क्या क्या पता चल रहा है, अब हम वो एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग जो पता चल रही है, हीट इज नेवर कंटेन्ड बाय अ सिस्टम। ये कैसे पता चला, क्यों? वो कह रहा है जब आपने सिस्टम को हीट दी तो कन्वर्ट हो गई। किसने? तो सिस्टम में जाके अब वो हीट नहीं रही, वो किस में कन्वर्ट हुई? एनर्जी में, और बाकी हिस्सा वर्क डन की फॉर्म में सिस्टम से चला गया। ये सिस्टम ने हीट इधर जो ली, उसमें से उसने 6 जूल तो अपनी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में यूज किए और 4 जूल वर्क डन करने में यूज किए। मतलब सिस्टम ने हीट नहीं रखी, उसको कन्वर्ट कर लिया है इंटरनल एनर्जी और वर्क में। तो फिर हीट किस वक्त एग्जिस्ट करेगी? जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा और दो बॉडीज के दरमियान फ्लो करेगी, यानी बॉडी का हिस्सा, और वो साबित भी हो गया है कि वो बॉडी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि वो कन्वर्ट हो जाती है अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में। तो ये बात यहाँ पे साबित हो गई कि हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट, सो हीट इज नेवर कंटेन्ड बाय अ सिस्टम। फिर हीट इज नॉट अ स्टेट वेरिएबल। अब देखो, सिस्टम के स्टेट को कौन शो करेगा? जो सिस्टम का हिस्सा होगा। जो सिस्टम का हिस्सा ही नहीं बना तो क्या वो स्टेट वेरिएबल हो सकता है? अब बताओ, जब हमने सिस्टम को हीट दी तो वो किस में कन्वर्ट हुई? इसका मतलब इंटरनल एनर्जी स्टेट वेरिएबल है, क्योंकि वो सिस्टम के स्टेट को शो कर सकती है। क्या वर्क स्टेट वेरिएबल है? क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम ने एनवायरनमेंट में वर्क डन कर लिया, उसको अपने पास नहीं रखा। मुझे बताओ फिर सिस्टम को क्या मिला है? 10 में से सिस्टम को क्या मिला है? 6 जूल मिला है। यानी यही 6 जूल स्टेट वेरिएबल कहला सकता है। और ये 6 जूल कौन है? बाकी तो 4 जूल उसने एनवायरनमेंट में वर्क डन करने में यूज किए। तो जो उसके पास नहीं है वो उसके स्टेट को भी शो नहीं कर सकता। Is it clear? Yes, तो पहली बात ये पता चली कि हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट। दूसरी बात ये पता चली कि हीट इज नॉट अ। तीसरी बात ये पता चली कि वर्क इज आल्सो नॉट अ स्टेट वेरिएबल, क्योंकि वो भी सिस्टम का हिस्सा नहीं है। फिर अगली बात पता चली कि इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट वेरिएबल। और उसके बाद ये देखो ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि नहीं? यस सर। क्योंकि एनर्जी कैन बी क्रिएटेड नॉट बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि इंटरनल एनर्जी जो है वो अपनी फॉर्म हीट एनर्जी अपनी फॉर्म चेंज कर रही है। ठीक है, तो ये 5 बातें यहाँ से हमने अंडरस्टैंड कर ली। ठीक है, अब इन 5 बातों को दोबारा देखते हैं। आप माइंड में लेके आए, हीट देंगे तो कितनी फॉर्म में जाएगा? कौन सी? अब ये बताइए, इस इक्वेशन में टोटल कितने वेरिएबल हैं? 3 वेरिएबल हैं। 3 वेरिएबल कौन से? इसमें से सिस्टम ने अपने पास किसे रखा? इसलिए वो क्या है? किसको नहीं रखा? इसलिए वो क्या है? स्टेट वेरिएबल नहीं है। अब सुने, heat is never contained by a system. Yes, sir. So it is energy in transit. तो पहली बात हमें ये पता चली कि heat is energy in transit, can never be contained by a system. दूसरी बात क्या पता चली? कि heat is not state variable. तीसरी बात क्या पता चली? Work is not state variable. चौथी बात क्या पता चली? Energy is state variable. पांचवी बात क्या पता चली? Law of conservation of energy. याद होते? Yes, sir. तो अब आपको 2 नंबर एग्जैक्टली याद हो गए कि आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम लिखेंगे साइक्लिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, देखें इधर सारे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर, अच्छा साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है पहले डिफाइन किया। वो प्रोसेस जिसमें सिस्टम के टेम्परेचर में चेंज ना आए, उसे क्या कहेंगे? यानी इनिशियल टेम्परेचर शुड बी इक्वल टू, अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं आया तो इंटरनल एनर्जी में चेंज तो टेम्परेचर चेंज पे डिपेंड करता है, तो फिर इंटरनल एनर्जी में भी चेंज। बताइए इंटरनल एनर्जी बेसिकली क्या है? काइनेटिक एंड, जब हम सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आता है और पोटेंशियल एनर्जी। अगर टेम्परेचर में भी चेंज नहीं आया तो फिर काइनेटिक पोटेंशियल में चेंज नहीं आएगा, तो फिर इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। तो हमें पता चला कि साइक्लिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा, इसीलिए इंटरनल एनर्जी में भी चेंज। तो अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर साइक्लिक प्रोसेस लिखें। आपने हीट दी, एक हिस्सा इंटरनल एनर्जी में जाता है, एक हिस्सा
लेकिन इंटरनल एनर्जी में चेंज आया नहीं, वो तो जीरो है। तो फिर सारी हीट किस में गई? फर्स्ट लॉ बैठ के कह रहा है कि आपने सिस्टम को जितनी भी हीट दी है वो किस में कन्वर्ट हो गई? क्या ये अलाउड है? क्या ये अलाउड है? अगर सारी हीट वर्क डन में कन्वर्ट हो जाए तो ये तो 100% हीट इंजन बन जाएगा। तो ये पॉसिबल है? अच्छा, हीट इंजन क्या है? जो हीट को वर्क में कन्वर्ट करेगा। यस, तो यहाँ पे वही हो रहा है कि ये हमने हीट दी और वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है भाई? आप साइक्लिक प्रोसेस में सारी हीट को वर्क डन में कन्वर्ट कर दो, ये पॉसिबल है। ये फर्स्ट लॉ कह रहा है। मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ाई थी, तो मैंने क्या कहा था, ये इक्वेशन कब वैलिड? जब मैं इक्वेशन पढ़ाता हूँ तो साथ ये भी बताता हूँ कि ये इक्वेशन किन हालात में वैलिड है, ये उसकी लिमिटेशन बता देता हूँ। अब फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन नजर आ रही है। फर्स्ट लॉ यहाँ पे फेल हो रहा है। वो कहते हैं आप सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपको एक नंबर और ये एक नंबर का और हिस्सा है आपके लॉन्ग क्वेश्चन में। तो ये बताइए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की लिमिटेशन क्या है? तो फर्स्ट लॉ ये कह रहा है कि ये दोनों इंटरकन्वर्टेबल है। आप सारी हीट को वर्क में और सारे वर्क को दोबारा हीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? वर्क तो सारी हीट में कन्वर्ट हो सकती है, सिर्फ किस हालत में? जब इट इज वर्क डन अगेंस्ट फ्रैक्शन के अगेंस्ट किया गया वर्क डन सारा का सारा किस में कन्वर्ट होगा? हीट में। लेकिन सारी हीट वर्क में कन्वर्ट अगर ऐसा होता तो हीट इंजन की एफिशिएंसी क्या होता? अब हीट इंजन हीट प्रोड्यूस करता है, उस हीट के अगेंस्ट इंजन चलना चाहिए, चलता है, लेकिन उसी हीट का बहुत सा हिस्सा एनवायरनमेंट में जाया हो जाता है, फ्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क डन करने में जाया हो जाता है। इसलिए सारी की सारी हीट वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हो सकती। इज इट क्लियर? अच्छा, तो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है कि देखें आप 10 जूल हीट देंगे लेकिन 4 जूल वर्क होगा, लेकिन एक फ्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क डन करेंगे 10 जूल हीट देंगे 10 जूल वर्क ही होगा। तो क्या पता चला कि सारी हीट वर्क डन में नहीं कन्वर्ट हो सकती, लेकिन सारा वर्क डन हीट में कन्वर्ट हो सकता है। अब लिमिटेशंस देखें इधर, लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अच्छा, लिमिटेशंस क्या है? हीट कैन बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क डन, ये पहली लिमिटेशन है कि वो ऐसा कह रहा है। लेकिन क्या ये अलाउड है? इट इज नॉट अलाउड। ये कह रहा है 100% एफिशिएंट हीट इंजन इज पॉसिबल, क्या ये अलाउड है? ये भी इसकी गलती है। इट डज नॉट गिव द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ये हीट फ्लो की डायरेक्शन नहीं बता। क्या इस लॉ में ये तो सिर्फ ये कह रहा है कि हीट रिटर्न एनर्जी वर्क में कन्वर्ट होगी, क्या इसने ये बताया कि हीट कहां से कहां फ्लो करेगी? नहीं। तो ये इसकी तीन लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की ये तीन लिमिटेशंस हैं कि ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट में नहीं बता रहा। ये कह रहा है सारी हीट को वर्क डन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये कह रहा है 100% एफिशिएंट हीट इंजन भी बनाया जा सकता है। याद हो गई ये तीनों बातें? ओके, एप्लीकेशंस क्या क्या हैं? तो चार एप्लीकेशंस हैं। ये चार एप्लीकेशंस आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेसेस हैं। आइसोबार, बार किस चीज का यूनिट है? बार प्रेशर, प्रेशर का यूनिट है। तो आइसोबार, आइसो किसे कहते हैं? बार किसे कहते हैं? बार किसको रेफर कर रहा है? तो ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर सेम हो, कांस्टेंट हो, उसे हम आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं। अब देखो स्टेट वेरिएबल कितने हैं? प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इन तीनों से डील करना है हमने। इस्लाम में तीन क्वांटिटीज हैं, हीट, वर्क, इंटरनल। उनको उनके साथ इंटरैक्ट करने के लिए तीन वेरिएबल आएंगे, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो कौन सा है? आइसोबैरिक। ऐसा जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो आइसोकोरिक। ऐसा जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो आइसोथर्मल। और ऐसा जिसमें कुछ भी कांस्टेंट हो एडियाबैटिक। अच्छा, ये प्रोसेसेस किस तरीके पे बने हुए हैं अब वो समझाता हूँ। वो तरीका ये है, आपने सिस्टम को हीट दी है कांस्टेंट प्रेशर पे, कुछ हिस्सा वर्क डन में कन्वर्ट हुआ और कुछ हिस्सा इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। प्रेशर कांस्टेंट रखा था तो सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करके एक्सपेंड हो रहा था, इसलिए वर्क डन भी हुआ और इंटरनल एनर्जी भी चेंज होती रही क्योंकि सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा था, उसका टेम्परेचर भी चेंज हो रहा था। फिर आपने आइसोकोरिक प्रोसेस परफॉर्म किया, यानी वॉल्यूम क्या रखा? कांस्टेंट। अब अगर आप वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे तो इन दोनों में से कौन जीरो हो जाएगा?
वर्क या इंटरनल एनर्जी? वर्क। तो अब सारी की सारी हीट किस में कन्वर्ट हो रही है? प्रेशर कुकर, ताकि खाना जल्दी बन जाए। फिर आइसोथर्मल में आपने क्या कांस्टेंट रखा? तो अब आइसोथर्मल प्रोसेस में आप सिस्टम को हीट दे रहे हैं, क्या चेंज नहीं हो रहा? टेम्परेचर। इसीलिए क्या चेंज नहीं होगा? इंटरनल एनर्जी। तो ये क्या कह रहा है कि सारी हीट को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? वर्क में। पॉसिबल है? लॉसेस तो आएंगे ना, तो वो लॉसेस इससे यहाँ पे इनकलकेट नहीं किए हुए। एडियाबेटिक प्रोसेस, आप हीट ही ना दो, आप हीट ना दो तो फिर क्या होगा? डेल्टा, ये देखो डेल्टा क्यू तो जीरो हो गया ना। अब ये प्रोसेस कह रहा है कि आपने हीट नहीं दी, तो फिर डेल्टा डब्ल्यू किसके बराबर है? माइनस डेल्टा यू के। ऐसा लिख सकते हैं। अब ये तो कह रहा है कि वर्क डन हुआ है और इंटरनल एनर्जी में भी चेंज आया। हीट दिए बगैर वर्क डन हुआ और इंटरनल एनर्जी में भी चेंज आया। इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सिस्टम ने वर्क डन किया है एट द कॉस्ट ऑफ इट्स ऑन इंटरनल एनर्जी। सिस्टम ने अपनी एनर्जी यूज की है। यस, इंटरनल एनर्जी यूज हुई है, तो जितनी इंटरनल एनर्जी कम होगी उतना वर्क डन होगा। मिसाल देता हूँ आपको, इसके लिए थोड़ी सी नॉलेज की जरूरत है और एक बड़ी खूबसूरत चीज समझाने लगा। बेटा इधर देखने के लिए, ऐसी क्या इंपॉर्टेंट बात है जो मेरे समझाने से भी इंपॉर्टेंट है? अभी मैंने क्या था बताया, अब मैं एग्जांपल दूंगा फिर आपको वो भी समझ नहीं आएगी। अभी मैंने क्या था आपको पता है? आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं? हाँ, साइलेंट हो जाओ नहीं तो मैं वायलेंट हो जाऊँ। सुना मेरा डायलॉग? सलमान खान नहीं था, शाहिद कपूर था, मेरा डायलॉग कॉपी किया था उसने। ये तुम लोग हंसते हो यार अपने लोगों को। मैं थोड़ा पॉपुलर हूँ, वही की रेडियो पे मौजूद है। शर्म नहीं आती तुम्हें झूठ बोलते हो? नीचे ये लिखा हुआ था कॉपी फ्रॉम सर। अच्छा सुनो मेरी बात, हम पहले प्रोसेस को समझते हैं। क्यों समझते हैं? वो बड़ा आसान है। क्यों आसान है? उसमें हमने 10 जूल हीट दी, फर्ज करो 6 जूल वर्क हुआ और 4 जूल इंटरनल एनर्जी में। फिर हम दूसरे प्रोसेस को भी समझते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम, के हमने 10 जूल हीट दी थी और 10 की 10 किस में कन्वर्ट होगी? फिर इस प्रोसेस का तो हमें पता है कि 10 जूल हीट देंगे तो क्या 10 जूल ही वर्क होगा? नहीं, लेस देन 10 जूल होगा। वो सिस्टम की एफिशिएंसी पे या फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब हमने हीट ही नहीं दी और सिस्टम ने वर्क डन नहीं किया, तो फिर वो एनर्जी कहां से लेके आए? ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। वो एनर्जी कहां से लाया? अपने आप से लेके इंटरनल एनर्जी लेके आया है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, क्या एयर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट? एयर इज अ पुअर कंडक्टर। एयर इज एन इंसुलेटर या पुअर कंडक्टर। ये बादल कैसे बनते हैं, इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करें। जब एक एयर पार्सल ऊपर जा रहा होता है, तो जैसे जैसे वो ऊपर जाता है प्रेशर कम होगा। आप जितना एटमॉस्फेयर को यहाँ पे, तो जितना आप हाइट पे जाएंगे उतना मॉलिक्यूल्स कम होंगे, प्रेशर कम होगा। तो अब होने ये लगा कि एक एयर पार्सल या एक वाटर वेपर, एक बबल, वो ऊपर जा रहा है, वो एटमॉस्फेयर को तो हीट दे नहीं, क्योंकि एयर इज अ पुअर कंडक्टर। अब वो क्योंकि एटमॉस्फेयर को हीट नहीं दे रहा, तो इसका नतीजा क्या हो रहा है कि वो अपनी एनर्जी यूज करके अगेंस्ट द ग्रेविटी क्लाइंब कर रहा है, उसकी एनर्जी बढ़ी जा रही है। जैसे जैसे वो ऊपर जाता है उसके ऊपर प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम, जब वॉल्यूम ज्यादा होगा तो मतलब वो एक्सपेंड हुआ है और उसने वर्क डन किया, और ये वर्क डन करने के लिए एनर्जी भी तो चाहिए थी ना, तो एनर्जी कहाँ से आई? इसका मतलब उस बबल का टेम्परेचर कम हो रहा है। जब उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा तो क्या होगा, वो एक टाइम आएगा कि ऊपर जाके सस्पेंड हो जाएगा, सस्पेंडेड मौलिक हो जाएगा हवा में। ये बादल क्लाउड फॉर्मेशन शुरू हो गई है। अब ये जब हवा में सस्पेंड हो जाएगा, मौलिक रहेगा, तो ग्रेविटी कहेगी नीचे आओ और बुयांसी इसको ऊपर रखने की कोशिश करेगी, तो अब ये इक्विलिब्रियम में आके हवा में मौलिक हो जाता है। इस प्रोसेस को दोबारा सुने ताकि आपको पता चले कि क्लाउड फॉर्मेशन इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो मैंने क्या बताया, एयर इज अ गुड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर?
जब एक बबल वाटर बबल वो क्या करेगा, पानी की सरफेस से अपना बॉन्ड तोड़ के ऊपर रवाना होगा, तो जैसे जैसे वो ऊपर जाता जाएगा प्रेशर उसका टेम्परेचर तो ज्यादा ना 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो बॉइल है, तो उसके पास हीट एनर्जी भी बड़ी ज्यादा है, और लेकिन वो किस फॉर्म में, इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में है। अब जब वो ऊपर रवाना होना शुरू हुआ अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो जितना ऊपर जा रहा है प्रेशर कम हो रहा है, तो वॉल्यूम एक्सपेंशन हुआ है, मतलब वर्क डन हुआ है, और ये वर्क डन करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो ये एनर्जी कहाँ से आएगी, इंटरनल एनर्जी से आ जाएगी। तो यहाँ पे सिस्टम ने ना कोई हीट दी एटमॉस्फेयर को और ना कोई हीट ली एटमॉस्फेयर से, क्योंकि एटमॉस्फेयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। नतीजा ये हुआ कि ऊपर जाते जाते वो एक्सपेंड होता रहा, तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम होती रही, तो उसका टेम्परेचर कम होता रहा। एक टाइम आएगा जब बॉइंट फोर्स और ग्रेविटी बराबर हो जाएंगे, ना ये नीचे आ सकता है ना, अब ये एयर में सस्पेंडेड है, ये लटका हुआ है, और क्या हुआ है, अब और भी एयर बबल्स जो है, सॉरी वाटर बबल्स ऊपर आ रहे हैं, वो ऊपर आ रहे हैं, इधर हवा में मुल्लिक हो गए, ये बादल बन गए सारे। अब अगला प्रोसेस क्या होता है, ये सारे कोएलेसेंस करते हैं, मतलब ये सारे एक दूसरे के साथ कोहेसिव फोर्सेस की वजह से जुड़ना शुरू हो जाते हैं। जब ये जुड़ेंगे तो इनका वेट ज्यादा और जो बुयांसी या थ्रस्ट है वो कम, तो फिर ये बारिश की सूरत में गिरना शुरू हो जाएंगे। अब जब ये बारिश के कतरों की सूरत में गिरना शुरू होंगे, तो फिर मैं दो टॉपिक से और असिस्टेंस दूंगा, एक है एक्सेलरेशन, दूसरा है टर्मिनल वेलोसिटी, जो आपको चैप्टर 3 और 6 में पढ़ाई जाएगी, जिससे आपको ये समझ आएगी कि कैसे बारिश के कतरे बेपनाह नुकसानदेह हो सकते थे, मतलब ये लेंटर सारे फट जाते। अल्लाह ताला ने ऐसी क्या फिजिक्स रखी है बारिश के कतरों में कि जब वो नीचे गिरते हैं तो उनकी वेलोसिटी बुलेट्स की तरह इंस्टेंटली हाई नहीं होती। जहाँ पे बारिशें ज्यादा होती हैं वहाँ पे हर मतलब रेगुलरली कुछ अर्से के बाद रोड्स की कारपेटिंग करते हैं दोबारा, जैसे अहमदाबाद जैसे एरियाज हैं, हिली एरियाज, वहाँ पे कारपेटिंग अक्सर होती रहती है रोड की, क्यों, बारिश के कतरे गिर गिर रोड का बेड़ा गर्क कर देते हैं। और ये बारिश के कतरे पौधे तो बड़े डेंजरस है, ये बड़ी हाई वेलोसिटी से आ रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इनकी शेप कैसी बनाई जिसकी वजह से ये हाई वेलोसिटी अटेन करते हैं, एटमॉस्फेयर में ऐसी क्या प्रॉपर्टी रखी कि ये बुलेट की तरह डेंजरस नहीं बन जाते। तो ये दोनों बातें 3 और 6 में इंशाल्लाह मैं कवर करूँगा। आज मैंने आप लोगों को सिर्फ क्लाउड फॉर्मेशन सिखा दिया कि ये क्या प्रोसेस चल रहा है, कैसे अल्लाह ताला जो कुरान में कहते हैं तुम देखते नहीं हो कि हम कैसे पानियों से बादलों को उठाते हैं, तो वो प्रोसेस कौन सा है, साइंस ने अल्लाह के उस हुक्म को एडियाबेटिक प्रोसेस का नाम दिया। अच्छा, अब ये जी बेटा क्या बेटा, हॉट एयर पे उनमें हाइड्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन स्लाइडर रहती है, तो जो चीजें गैस से हल्की होती हैं वो ऊपर होती है, तो उन बलून्स में यही होता है, नहीं देखिए आप ऐसा होता है ना, ऊपर तो सारा आपको पता है ऊपर सारा क्या मौजूद है, ये मैं जो लाइक इमेजिन करवा रहा हूँ, एक मिनट, लेट मी सी इफ आई कुड ड्रॉ इट। तो वो भारी होते हैं, तो अब उनके वेट को, मेरी बात सुने, उनके वेट को काउंटर करने के लिए इसके अंदर फिर काफ़ी ज़्यादा गैस फिल की जाती है, तो उस गैस की जो एनर्जी है जब वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो इतनी फोर्स करे कि इस हॉट एयर बैलून को इस बकेट के साथ अपलिफ्ट कर सके, तब वो राइज करता है एयर। तो वो क्या करते हैं, जब उन्हें नीचे लाना होता है तो वो हाइड्रोजन की सप्लाई कम कर देते हैं, हाइड्रोजन की सप्लाई कम तो इस गैस में एनर्जी कम, तो अब वो ग्रेविटी उसको पुल करके आराम से नीचे गिरेगा। इसको स्टीयर मैंने एग्जैक्टली इसका स्टीयरिंग स्टडी नहीं किया कि कैसे इसको स्टीयर कर रहे हैं, बट लाइक प्रोपेलर्स हर जगह पर होते हैं, ऐसा मैकेनिज्म इनके पास होगा मौजूद जरूर, जिससे ये प्रोपेलिंग कर सके, लेकिन मैंने स्टडी नहीं किया, तो मैंने जो चीज़ पढ़ी ना मैं उसके बारे में गलत नॉलेज कभी नहीं दे सकता। चलो मैं कोशिश करूंगा, आप कल आज पढ़ा दूंगा। अच्छा ईद के बाद, ठीक है, विल सी टू दिस।
अच्छा इधर देखें, अब इधर ये कुछ 3-4 पेजेस का बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है और मैंने इसको टेबल की फॉर्म में डाल के बिल्कुल जैसे कहते हैं सफर मैंने में डाल के ये स्टूडेंट याद नहीं कर सकते, तो मैंने उनके लिए क्या किया, ये देखो हीट, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, गैस लॉ कौन सा होता है, ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, फिर उस ग्राफ का एरिया और स्लोप। अब ये पढ़ाने से पहले हमें समझ आ गई है कि एक ग्राफ का एरिया और स्लोप भी डिस्कस कर लेनी चाहिए, तो उसे क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। ग्राफ में कितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है ग्राफ का एरिया, एक होता है ग्राफ की स्लोप और दूसरी होती है ग्राफ की शेप। ग्राफ की शेप जैसे सारे बच्चे का देखें, अगर आपके पास एक ग्राफ है जिसमें x y के बराबर है, x इज इक्वल टू, अब बताओ अगर मैं कहूँ कि y 1 है तो x की क्या वैल्यू होगी, 1। अगर मैं कहूँ कि y 2 है तो x की वैल्यू होगी, अगर मैं कहूँ कि y 3 है तो x की वैल्यू 3, ऐसे होगा। अच्छा अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो कैसे ड्रॉ करेंगे, सी यहाँ पे हमेशा अच्छा एक और काम करते हैं, इसको ज़रा सा चेंज कर देते हैं, ये x है और ये y। अच्छा x एक्सिस के अलॉन्ग हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है और y के अलॉन्ग डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है, तो मैं इक्वेशन यूँ बनाता हूँ, y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू, y की वैल्यू x पे डिपेंड करती है, जिसका मतलब ये है कि अगर x 1 होगा तो y भी 1, अगर x 2 होगा तो y भी, अगर x3 होगा तो y भी 3 होगा। तो अब इधर x1, सारे बच्चे देखें ये ग्राफ बनता कैसे, 1 2 3, इसी तरह यहाँ पे भी 1 2 3, ठीक है। सारे बच्चे बताएं अगर x 0 होता है इस इक्वेशन में तो y की वैल्यू 0 होती, बिल्कुल 0 होती। तो पहला पॉइंट जो हमें मिलता है वो यहाँ पे मिलता है, ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट। अच्छा उसके बाद देखें, अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू भी 1 होगी। अच्छा अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी 2 होगी, अगर x की वैल्यू 3 हो चुकी है तो y की वैल्यू भी 3 होगी। अच्छा अगर मैं इन तमाम पॉइंट्स को मार्क करूं इंटरसेक्शन पर और उसके बाद इन चारों पॉइंट्स को कनेक्ट करके ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं, तो ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। तो अब आपने ग्राफ में कितनी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, कौन कौन सी, आपने क्या बता दिया, स्लोप बता, नहीं शेप बता दिया, द शेप इज अ स्ट्रेट लाइन। तो मैं ये लिख देता हूँ आप लोगों को कि ग्राफ में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी, शेप, एरिया और स्लोप, ठीक है। अच्छा शेप क्या है, अच्छा इससे अच्छा आप लोगों को पता नहीं चला लेकिन आपने एक बहुत बड़ी चीज अंडरस्टैंड कर ली है, डायरेक्ट रिलेशनशिप्स का ग्राफ हमेशा इन दोनों में कौन सा रिलेशन, इसीलिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। अब इस ग्राफ की का एरिया निकालें और स्लोप निकालें। ग्राफ का एरिया निकालने के लिए ग्राफ की शेप का पता लगाना चाहिए। ग्राफ की शेप का पता लगाने के लिए लेट्स स्टार्ट विद दिस, ये देखें इस एक्सिस पर क्या है x, यहाँ पर क्या है y। अब अगर मैं इन सबको कनेक्ट कर दूं आपस में तो शेप कौन सी, ट्राइंगल। बताइए ट्राइंगल के एरिया का क्या फॉर्मूला है, 1/2 बेस इनटू हाइट, ठीक है, नहीं बेस इनटू परपेंडिकुलर कहना चाहिए, वो मैंने एक बेस यूज किया तो दूसरा परपेंडिकुलर, या परपेंडिकुलर इनटू बेस। अब हाफ हाफ, बेस कितनी है, बेस कितनी 3 है और हाइट कितनी है, या परपेंडिकुलर वो भी 3, रिजल्ट 9/2 आएगा विच इज 4.5। समझ आई? अच्छा अगर ये होता प्रेशर और ये होता वॉल्यूम तो फिर हम लिखते कि ये 3 क्या है, 3 मीटर क्यूब, द वॉल्यूम इज मेजर्ड इन मीटर क्यूब्स एंड प्रेशर इज मेजर्ड इन पास्कल। पास्कल का मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो फिर मैं इसको कैसे कैलकुलेट करता, न्यूमेरिकल वैल्यूज तो यही होती लेकिन साथ यूनिट भी लगाना पड़ता। तो हाफ हाफ, बेस कितनी है
3 मीटर क्यूब। और हाइट कितनी है? 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये स्क्वायर और क्यूब कैंसिल होंगे? 3 into 3 9, 9 by 2 4.5। रिजल्ट क्या है? 4.5 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर बिकम्स जूल। न्यूटन मीटर बिकम जूल। किस चीज का यूनिट है? इसका मतलब इस ग्राफ का एरिया हमें वर्क दे रहा है। इस ग्राफ का एरिया हमें वर्क दे रहा है। तो याद रखिए कि ग्राफ का एरिया क्या देगा वो डिपेंड करता है दोनों क्वांटिटीज को के यूनिट के ऊपर जिनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे क्योंकि प्रेशर था और यहाँ पे वॉल्यूम था, इसीलिए इस ग्राफ का एरिया क्या है? वर्क आया। अब अगर मैं स्लोप निकालना चाहूँ, फर्ज कीजिए, सब बच्चे फर्ज करेंगे ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को मीटर में मेजर करेंगे और फोर्स को न्यूटन में, और हम निकालना चाहेंगे स्लोप। अच्छा, मैं थोड़ा आसान करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे मैं वेलोसिटी ले लेता हूँ और यहाँ पे टाइम ले लेता हूँ। वेलोसिटी न्यूटन मीटर तो टार्क का भी यूनिट नहीं है। बिल्कुल टार्क का यूनिट है, लेकिन यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम के हमें तो पता है ना कि प्रेशर वॉल्यूम मल्टीप्लाई हो गए तो उसका प्रोडक्ट हमें वर्क देता है, टार्क नहीं देता। अगर ये मोमेंट आर्म फोर्स होते तो फिर ये टार्क होती। अच्छा, इधर मैं ले लेता हूँ वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ टाइम इन सेकंड। अब स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं? चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन, मैं इसका एक और नाम भी बताता हूँ बड़े मजे का, हाँ, राइज बाय रन। ये देखिए, राइज बाय रन, समझ आई कि नहीं आई? तो अब बताइए कि चेंज इन वाई कितना है? 3 मीटर पर सेकेंड। कितना है? 3 मीटर पर सेकेंड। और रन, ये चेंज इन एक्स 3 सेकेंड है। नहीं, मैंने टाइम लिया हुआ है, सेकेंड है। इससे रिजल्ट क्या आएगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं बेटा, 9 नहीं आता, आजकल ये कैंसिल हो जाते हैं डिवीजन में हो तो हर जगह पे 9 होता है। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नहीं वो सेकेंड तो नीचे है। एक्सेलरेशन। तो अब ये किस चीज का यूनिट है? तो इस ग्राफ की स्लोप क्या दे रही है? एक्सेलरेशन दे रही है। कुछ समझ आया? यस सर। तो ग्राफ में कितनी चीजें इंपॉर्टेंट है? ये 3 कौन सी हैं? एरिया और स्लोप। मुझे ये बताएं कि शेप किससे पता चलेगी? रिलेशनशिप से पता चलेगी। रिलेशन पता हो, अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो स्ट्रेट लाइन। अच्छा, जब ग्राफ बन जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे? हम एरिया निकालेंगे, एरिया अंडर द कर्व या एरिया अंडर द स्ट्रेट लाइन। जब हमने स्ट्रेट लाइन के नीचे एरिया फाइंड करना चाहा तो में कौन सी ज्योमेट्रिकल शेप में मिलेगी? ट्रायंगल। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दिया। अगर ये स्क्वायर होता तो एरिया स्क्वायर, इधर ये रेक्टेंगल होता तो एरिया रेक्टेंगल लग जाता। फिर क्या किया हमने स्लोप निकाली। स्लोप इज चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, डेल्टा y बाय डेल्टा x या राइज बाय रन। तो अब एरिया कौन सी फिजिकल क्वांटिटी देगा या स्लोप कौन सी फिजिकल क्वांटिटी देगी? ये सिर्फ और सिर्फ किस बात पे डिपेंड करता है कि जिन क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जा रहा है उनका यूनिट क्या है। यूनिट से पता चलेगा कि हमें क्या मिलना है। अब एज फार एज वर्क फॉर टुडे इज कंसर्न, हमारी जो जॉब है आज वो सबने, क्योंकि पीवी ग्राफ बनाने सारे, तो पीवी ग्राफ का एरिया क्या है? वर्क। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ का एरिया क्या है? हमने निकाला है 4.5। अच्छा, ये 3 कांसेप्ट जब आपको समझ आ जाते हैं तो लेट्स इंडल्ज इन द फर्दर डिटेल्स। सारे इधर से अब आपकी बारी है, यू कैन डू इट। बताइए आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है? अब आपके 100% स्टूडेंट ये जानते होंगे बोर्ड में कि वो प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहे उसे क्या कहते हैं। तो अगर कोई डेफिनेशन लिखेंगे और एग्जामिनर में हूं तो मैं आपको 0 नंबर दूंगा। इसमें एक गलती है, वो गलती क्या है? द प्रोसेस इन विच हीट इज गिवन टू द सिस्टम एंड प्रेशर रिमेन्स। आप हीट दे रहे हो जिसकी वजह से प्रेशर बदल सकता है लेकिन फिर भी प्रेशर, तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहेंगे? आइसोबैरिक प्रोसेस। नहीं थी, आपने कहा द प्रोसेस इन विच प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। अब आप सिस्टम को हीट ना दो तो उसका प्रेशर तो सारी कांस्टेंट, और मैं कह रहा हूँ हीट दो ताकि प्रोसेस शुरू हो, इसके बाद अगर प्रेशर कांस्टेंट रहा तो फिर ये आइसोबैरिक है। तो इधर देखो सारे, इस चीज को मैं कैसे शुरू कर रहा हूँ? क्या कहा मैंने? हीट इज एडेड टू द सिस्टम, टेकन एज
ये बात समझ आई है? ये लिखना समझ आया? आइसोबैरिक प्रोसेस में हम कहते हैं heat is given to the system, added to the system, and even then pressure remains constant. तो हम यहाँ पे हीट ऐड कर चुके हैं, इसके बावजूद प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा, वो तो हमें पता चल गया। लेकिन जब हम हीट देंगे तो सिस्टम तो चाहेगा कि प्रेशर बढ़े। अब सिस्टम का प्रेशर किस सूरत में कांस्टेंट रह सकता है? जब उसका वॉल्यूम बढ़े, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम में क्या इनवर्स रिलेशन है। जब वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर, इट इज लाइक दिस कि हमने सिस्टम को हीट दी और उसका प्रेशर बढ़ा, लेकिन उसने वॉल्यूम बढ़ा के प्रेशर को दोबारा कांस्टेंट कर दिया। यानी कि अगर उसका प्रेशर फर्स्ट 1 एटमॉस्फेयर था, लेकिन उसको हीट देने की वजह से वो 1.5 हो गया, तो उसने क्या किया? एक्सपेंशन किया। उस एक्सपेंशन की वजह से क्या हुआ? प्रेशर दोबारा डिक्रीज हो गया। दोबारा सुने मेरी बात सारे, इधर रुकिए। हमने सिस्टम को हीट दी, सिस्टम का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर से 1.5 एटमॉस्फेयर हो गया। हम चाहते हैं कि प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर रहे, तो सिस्टम हमारी मदद करेगा। कैसे? वॉल्यूम बढ़ाएगा ताकि प्रेशर दोबारा कम हो जाए, तो वो दोबारा 1 पे आ जाएगा। तो a process in which heat is given to the system but pressure remains is called isobaric. अब इस प्रोसेस में हमने क्या देखा है? टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है कि नहीं? टेम्परेचर बढ़ने पर वॉल्यूम भी बढ़ा है। अब मुझे बताओ कि टेम्परेचर चेंज हो तो क्या चेंज होता है? हीट या इंटरनल एनर्जी? और अगर वॉल्यूम चेंज हो तो क्या चेंज होता है? इसलिए ये सारा प्लान है कि अब अगर टेम्परेचर बढ़ा है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज पॉजिटिव, और यहाँ पे अगर वॉल्यूम बढ़ा है तो वर्क डन इज आल्सो पॉजिटिव। अब अप्लाई करेंगे इस पे कौन सा लॉ? फर्स्ट लॉ के मुताबिक आपने हीट दे दी हुई है, कौन से कंडीशन में? कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट। उसकी वजह से सिस्टम ने वर्क डन किया और इंटरनल एनर्जी में भी चेंज आ चुका है। क्लियर हो गया? अच्छा, यहाँ पे कौन सा लॉ चल रहा है? गैस लॉ। कौन सा? कि टेम्परेचर बढ़ने पर, ये देखो ना, टेम्परेचर बढ़ने पर वॉल्यूम चार्ज लॉ आ गया। समझ आई कि नहीं आई? अच्छा, उसके बाद पीवी कर्व को देखें। यहाँ पे क्या होगा? सुने सारे बच्चे, इधर देखें, सारे इधर देखें। इनिशियली वॉल्यूम कम है तो प्रेशर ज्यादा है। वॉल्यूम बढ़ने के बावजूद भी प्रेशर पे कोई चेंज आई? प्रेशर तो उतना ही है। तो हमारे पास ये 2 पॉइंट्स मिलेंगे कि जब वॉल्यूम फॉर एग्जांपल V1 था तब भी प्रेशर P था, जब वॉल्यूम इंक्रीज होके V2 हुआ तब भी प्रेशर अच्छा P ही रहा। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करूं तो वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करूं तो वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करता हूं और फिर आप लोगों को समझाता हूं। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ गई। दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड आइसोबार। दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड प्रोसेस की निस्बत से। प्रोसेस कौन सा है? इसलिए इसको क्या कह रहे हैं? आइसोबार कह रहे हैं। ठीक है? और देखें ये स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल है। इसकी स्लोप है कोई? नहीं, द स्लोप इज 0। स्लोप क्यों 0 है? स्लोप की क्या डेफिनेशन थी? यहाँ पे y में चेंज है, सिर्फ x बढ़ा है, y तो उसी तरह है। y फॉर एग्जांपल इतना था, जैसे देखें यहाँ पे प्रेशर फर्स्ट कीजिए कि 1 एटमॉस्फेयर था। इस पॉइंट पर कितना था प्रेशर? 1 एटमॉस्फेयर। तो जब वॉल्यूम कम था तब भी प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, जब वॉल्यूम ज्यादा था तब भी प्रेशर। तो y फिक्स रहा है। अच्छा, शेप कौन सी बनेगी? स्क्वायर बन गया है। और इस स्क्वायर का अगर मैं एरिया निकालूं तो एरिया कैसे निकालेंगे? लेंथ इनटू हाइट। यहाँ पे लेंथ इनटू हाइट है ना, ये लेंथ होगी, इधर देखो सारे बच्चे, ये लेंथ हो गई और ये हाइट हो गई। ठीक है? तो लेंथ के अलाउंग क्या है? वॉल्यूम, और हाइट के अलाउंग। लेकिन ये वॉल्यूम नहीं है, ये चेंज इन वॉल्यूम है। और चेंज इन वॉल्यूम और प्रेशर का प्रोडक्ट हमें क्या देता है? वर्क। तो इस ग्राफ का एरिया क्या देगा? और स्लोप कैसे निकालेंगे? 0। अब क्यों स्लोप 0 है वो लिख देते हैं। हम कहते हैं स्लोप s किसके बराबर है? डेल्टा y बाय, लेकिन हमें तो पता है कि y में कोई चेंज नहीं आया और x में चेंज वॉल्यूम के चेंज के बराबर है, इसलिए रिजल्ट क्या होगा?
अच्छा बताओ, ये प्रोसेस सबको समझ आया? अगर आपको ये एक प्रोसेस समझ आता है तो आप चार के चार प्रोसेस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर स्मूथली तभी कर जाएंगे। ये रिपीट करूं पहला या क्लियर है? जी बेटा जी। अच्छा, वो एल का स्क्वायर हम उस वक्त लेते हैं जब दोनों साइड पे एल होता। अब एक साइड पे वॉल्यूम है और दूसरी साइड पे प्रेशर है, इसलिए हमने प्रेशर इनटू वॉल्यूम किया। यहाँ पे कौन सा एरिया आएगा ये इस बात पे नहीं डिपेंड करता कि ये स्क्वायर है और ये एल है और ये एल स्क्वायर कर दो। वो मैंने बताया था किस पे डिपेंड करता है कि इधर लेंथ की जगह वॉल्यूम और हाइट की जगह प्रेशर है। इसीलिए इस ग्राफ का एरिया हमें वर्क दे रहा है। समझ आई? अच्छा, ये बताइए ये पॉजिटिव साइन का क्या मतलब है? अब हीट तो दे दिया सिस्टम को, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है? प्रेशर शुड रिमेन कांस्टेंट। आपने हीट दी तो टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ी, इंटरनल एनर्जी बढ़ी तो सिस्टम एक्सपेंड होगा, वर्क डन करेगा, और इस वर्क डन की वजह से प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर वापस कम हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ने की वजह से पॉजिटिव वर्क डन हुआ, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इंटरनल एनर्जी में चेंज भी। तो डेल्टा क्यू पी का क्या मतलब है? ये हीट इज गिवन टू द सिस्टम एट कांस्टेंट। तो जो हीट हमने दिया उसका एक हिस्सा वर्क में और दूसरा हिस्सा इंटरनल एनर्जी में। और यहाँ पे हमने देख लिया है कि टेम्परेचर बढ़ने पर वॉल्यूम बढ़ा है, मतलब दोनों में कौन सा रिलेशन है? कौन सा ला है? चार्ल्स ला। फिर हमने जब इधर आके ग्राफ ड्रॉ किया तो हमने कहा देखें वॉल्यूम जब V1 है तो प्रेशर P है, वॉल्यूम जब इंक्रीज होके V2 हो गया तब भी प्रेशर। तो ये स्ट्रेट लाइन हमें मिली जिसकी स्लोप क्या है और इसकी शेप क्या है? एक है ग्राफ के अंदर आने वाली शेप और एक है लाइन की शेप। लाइन कौन सी लाइन? स्ट्रेट लाइन है, लेकिन उसकी स्लोप 0 है। और फिर ग्राफ इस लाइन के अंदर आने वाले एरिया की क्या शेप? स्क्वायर। एक लाइन की शेप है, लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन, फिर उस लाइन के नीचे जो एरिया आ रहा है वो स्क्वायर शेप में। अच्छा, अब बताएं आइसोकोरिक का क्या मतलब है? वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन हीट इज गिवन टू द सिस्टम। तो आपने लिख दिया प्लस और उसके बाद आपने यहाँ पे लिखा कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। प्रेशर कुकर, आप हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इंटरनल एनर्जी में चेंज, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट रहने की वजह से वर्क डन 0 हो जाएगा। तो अब इधर आए, फर्स्ट लॉ अप्लाई करें। फर्स्ट लॉ के मुताबिक जब आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट देंगे तो वर्क डन हुए नहीं, तो सारी हीट किस में कन्वर्ट हुई? पढ़ा चुका हूं कि नहीं? और यहाँ पे किस किस में डायरेक्ट रिलेशन है? प्रेशर और, तो आप लिख देंगे प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इज इट क्लियर? अच्छा, अब सुनो, वॉल्यूम तो फिक्स है, वॉल्यूम यहाँ पे फिक्स हुआ हुआ है, ये वॉल्यूम वाला फर्ज करो 10 मीटर क्यूब है। अच्छा, इनिशियली प्रेशर जो था ना वो इतना था, ठीक है। अब आपने प्रेशर बढ़ा के इतना कर दिया, यहाँ पे आ गए आप, अभी भी वॉल्यूम तो उतना ही है। वॉल्यूम जो है आप देखें इस पॉइंट पे फिक्स हुआ हुआ है। तो अगर मैं दोनों को कनेक्ट करूँ तो आई गेट अ स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन मैं कलर चेंज करके इसे विजिबल बनाना चाहता हूँ, इधर देखिए सारे बच्चे। अब ये स्ट्रेट लाइन कौन से एक्सिस के अलोंग है? वाई। पहले स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के अलोंग थी, वो भी स्ट्रेट लाइन थी, ये भी स्ट्रेट लाइन है कि नहीं? यस सर। लेकिन वहां पे प्रेशर कांस्टेंट था, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। अब बताइए कि इस स्ट्रेट लाइन के अंदर कोई एरिया आ चलो एक मिनट ना, जरा मैथमेटिक्स से हेल्प लेते हैं। कभी हमें मैथ्स हेल्प करेगी, कभी हमें डायग्राम हेल्प करेगी। फर्स्ट करो, जब मैं एरिया निकालना चाहता हूँ तो एरिया इज द प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई, ऐसे लिखेंगे नहीं? ये चेंज इन एक्स है और ये चेंज इन, बताओ किस में चेंज नहीं आया? एक्स में, क्योंकि एक्स में वॉल्यूम है तो चेंज इन एक्स इज 0, तो 0 इनटू एनीथिंग इज 0, तो कोई वर्क डन हुआ। और ये बात हमने पहले भी बताई थी ना कि वर्क डन 0 है। तो इस ग्राफ का एरिया भी 0 है। देखो लाइन का एरिया नहीं होता, समझ आई कि नहीं? लाइन की लेंथ होती है। ये अब लाइन वर्टिकल थी, वो लाइन हॉरिजॉन्टल थी। हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे एरिया आ रहा था, लेकिन वर्टिकल लाइन के नीचे कोई भी एरिया नहीं आ रहा। स्लोप क्या होगी? नहीं होगी। चलो चेक करते हैं एक मिनट। स्लोप की क्या डेफिनेशन है? चेंज इन y अपॉन चेंज इन, अब चेंज इन x तो 0 है ना, तो डेल्टा y डिवाइडेड बाय 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज
इंफिनिटी का मतलब मैक्सिमम अचीव हो चुका है, मैक्सिमम वैल्यू। ये कौन सी स्लोप है? ये इधर मुझे मेरे हाथ पे लेगा, ये कौन सी स्लोप है? जीरो। नहीं आप मुझे शेप बता रहे हैं, ये स्लोप जीरो है। अब स्लोप बढ़ना शुरू हो रही, यहाँ पे आके मैक्सिमम हो रही, लेकिन उसके बाद अगर मैं एंगल बढ़ाऊं तो स्लोप कम हो रही है, कम हो रही है। ये मैक्सिमम वैल्यू है। इधर देखो, मार्कर को देखो, कौन सी स्लोप है? अब बढ़ रही है और यहाँ पे आके उसके बाद अगर एंगल बढ़ाया तो स्लोप दोबारा जीरो हो गई और इधर नेगेटिव मैक्सिमम होगा। तो इंफिनिटी इज अ सिंबल फॉर टू थिंग्स, या तो ये चीज अनडिफाइंड है हमारी समझ से बाहर, या फिर ये मैक्सिमम वैल्यू को अप्रोच कर रही है। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। चलें, आइसोथर्मल प्रोसेस, आपने हीट दे दी लेकिन क्या कांस्टेंट रहा? टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, तो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अब क्या हुआ? प्रेशर, अब देखिए ना, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, अब अगर एक्सपेंशन हुआ, फर्ज करो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो प्रेशर, यस, कौन सा रिलेशन है? इनवर्स। अब क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो, लेकिन वॉल्यूम क्योंकि बढ़ा है तो वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव। और अब अगर मैं कहूं कि मैंने कांस्टेंट टेम्परेचर पर दी थी हीट, तो इंटरनल एनर्जी में तो चेंज नहीं आया, तो हीट किस में कन्वर्ट हुई है? वर्क डन। और ये आइडियली सारी हीट ही कन्वर्ट हुई, कुछ जाया भी हुई है। अब क्या लिखेंगे? P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इज इट क्लियर? अच्छा, फर्ज करो कि जब वॉल्यूम 1 था तो प्रेशर तो कम होगा, वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। तो जब वॉल्यूम 1 था तो प्रेशर भी ज्यादा था, 1 था, लेकिन जब वॉल्यूम 2 हो गया तो प्रेशर कम होके 0.5 हो गया, ठीक है। अगर मैं इन पॉइंट्स को कनेक्ट करूं तो फिर ये इस किस्म की शेप आएगी। इस शेप को कहते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप का ग्राफ स्ट्रेट लाइन, लेकिन इनवर्स रिलेशनशिप का ग्राफ हाइपरबोला। ये याद रखें, जितने भी इनवर्स रिलेशनशिप आएंगे उनका ग्राफ हाइपरबोला होगा। ग्राफ पे आप लोगों के साथ मेरा अलग से लेक्चर है, उसमें फिर मैं आप लोगों को सारी ग्राफ की डिटेल पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी हम सिर्फ और सिर्फ इस माइनर टॉपिक में, तो मैं उसमें ये सब कुछ नहीं ओपन करूंगा। अच्छा, ये ना भी बताएं हाइपरबोला चैप्टर 10 में तो नो इश्यूज। अब बताओ, इसके नीचे तो एरिया आ रहा है, शेप ऑलमोस्ट कौन सी है? ट्रायंगुलर है, ठीक है। तो इसका एरिया भी क्या होगा? वर्क डन होगा कि नहीं? क्योंकि आप वही करेंगे, डेल्टा P इंटू डेल्टा V। और इसकी स्लोप क्या होगी? चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा V। अच्छा, ये भी खत्म हो गया। लास्ट में एडियाबैटिक प्रोसेस। अब बताओ हीट दोगे सिस्टम? नो सर, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस को हमने कैसे डिफाइन किया था? नो हीट एंटर्स आर लीव्स द सिस्टम। कोई एग्जांपल है आपके पास? कौन सी जो मैंने पढ़ाई थी? क्लाउड फॉर्मेशन, ठीक है। इसके अलावा इधर देखो, प्रैक्टिकली भी एडियाबैटिक प्रोसेस आप लोग खुद परफॉर्म कर सकते हैं, खुद प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सकते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। कैसे? आप जल रहे हैं, आपका अलाउ जल रहा है, लेकिन आप क्या करें? उसके दरमियान से तेजी से हाथ गुजारें, जलेगा? व्हाई? नो हीट एंटर्स आर लीव्स द सिस्टम। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने बहुत तेजी से हाथ गुजारा है। फ्लो ऑफ हीट रिक्वायर्स फाइनाइट टाइम। हीट को फ्लो करने के लिए कुछ टाइम भी तो चाहिए। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप आराम से हाथ गुजारें, हीट को फ्लो करने के लिए टाइम मिलेगा और आपको बिल्कुल महसूस होगा इंशाल्लाह कि हीट फ्लो। समझ आई कि नहीं? आज कर लेंगे, नहीं करेंगे? प्रैक्टिकल बच्चे हैं, आप टेंशन में चाहिए मेरी बात सुनो, खिलाड़ी हूँ मैं, रोज जाके हाथ से खेलता हूँ। मुझे क्या है, मेरे लिए तो रोज की बात है, मेरे लिए रोज की बात है। I've done it quite many a times. Like I've been doing it since so many years. It's not difficult to me. मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोग ट्राई करें। अपने साथ भी बता ये हमारे साथ डॉक्टर साहब चेकअप कर रहे हैं। ओके, किस लिए? अच्छा, करते हैं, ठीक है। चलो, अब एडियाबैटिक प्रोसेस है तो नो हीट एंटर्स आर लीव्स द सिस्टम। ये हम बता देते हैं, कोई हीट एंटर नहीं हुई, कोई लीव नहीं हुई। अच्छा, मैं ऐसे ही तुम लोगों से इम्प्रेस हो रहा था, तुम लोगों ने ऐसे देख के बताया, शर्म नहीं आती तुम लोग?
इनवर्स रिलेशन का ग्राफ हाइपरबोला होता है, तुम लोगों को देख लूंगा मैं। अच्छा अब सुनो, कोई हीट हीटर और हीट तो होगी नहीं, तो मैं सिस्टम पे प्रेशर कम करूंगा ताकि वॉल्यूम ज्यादा होगा तो इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर, ये बातें यहाँ पे लिख लें। आपने हीट नहीं दी लेकिन क्या किया, प्रेशर कम करने पर वॉल्यूम, जिसकी वजह से टेम्परेचर। अच्छा तो अब हीट तो नहीं दी, डेल्टा क्यू तो जीरो हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, वर्क डन पॉजिटिव क्योंकि सिस्टम एक्सपेंड हुआ, लेकिन चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव हो गया। तो अब आपके पास देखें यहाँ से कहानी शुरू होगी, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। अब डेल्टा क्यू तो जीरो है, तो डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, और फिर डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू लिख सकते हैं। इधर जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं सबको रियलाइज करवाता हूँ कि यहाँ पे इंटरनल एनर्जी नेगेटिव है या वर्क है। थियोरेटिकली अगर सोचे तो हमें तो पता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव है। वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो वर्क डन नेगेटिव है या पॉजिटिव? नेगेटिव। तो लग तो ये रहा है कि वर्क डन नेगेटिव, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें तो पता है एक्सपेंशन हुआ, अब ये नजर आ रहा है, तो जो नजर आ रहा है वो है, और जो है वो नजर नहीं आ रहा। इसलिए आप जो देख रहे हैं उसके ऊपर यकीन कर रहे हैं, और जो नहीं देखा उसकी समझ नहीं आ रही। तो जो नहीं देखा वो मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको उसकी समझ आ जाए जो समझ नहीं आ रही। ये रिडल बन गया, अब इसको सॉल्व करो। इधर देखो, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। अच्छा ये बताओ चेंज कैसे फाइंड करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फर्ज कीजिए कि इनिशियली इंटरनल एनर्जी 10 जूल थी, तो फाइनली तो कम हुई है, कितनी लिख दूं, 6 लिख देते हैं। सब्ट्रैक्ट करो क्या आता है आजकल, -4, 6 minus 10 is -4, minus minus वर्ड डन इज। तो अब आप लोगों को वो नजर आया जो आप लोग देख नहीं रहे, नजर आ गया ना? वर्ड डन लग रहा था कि नेगेटिव है, लेकिन है, और इंटरनल एनर्जी में चेंज नेगेटिव था जो लग नहीं रहा था आप लोगों को। देखें इंटरनल, ये सारा सेक्शन ब्रैकेट के अंदर चेंज इन इंटरनल एनर्जी है व्हिच इज नेगेटिव, और उस नेगेटिव के इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होने की वजह से वर्ड डन इज पॉजिटिव। अच्छा अब क्या करना है, हाँ इधर देखिए सारे बच्चे, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। अच्छा इधर देखो, इधर तो आप हीट दे रहे थे ना, फिर भी प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन। यहाँ पे आप हीट नहीं दे रहे, अभी भी प्रेशर और वॉल्यूम में। इधर हीट दे रहे थे, वॉल्यूम बढ़ने पर प्रेशर कम हो रहा था, इधर हीट नहीं दे रहे, वॉल्यूम बढ़ने पर प्रेशर कम होगा। मिसाल ये देता हूँ, आप खाना खा रहे हो तो ज्यादा काम कर सकते हैं या भूखे रहे, जैसे रमजान में होता है। जब आप खाना खा रहे हो, एनर्जी मिल रही हो, तो आपका वो ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है, ब्लड में शुगर की अमाउंट मेंटेन रहती है, एनर्जी मिलती रहती है, आप ज्यादा काम कर सकते हैं। लेकिन आप कंटिन्यूसली बातें करते रहे तो फिर आपके ब्लड से शुगर या एनर्जी खत्म हो जाएगी और आपकी वर्क डन करने की एबिलिटी। इधर देखो, खाना मिल रहा है और काम कर रहा है, और खाना और, तो अब क्या होगा, जब वो खाना मिल रहा था और वो काम कर रहा था तो उसके सारे बॉडी एसेंशियल्स अपने लेवल को मेंटेन कर रहे थे। अब खाना नहीं मिल रहा, काम कर रहा है, तो उसके बॉडी एसेंशियल्स बड़ी तेजी से ड्रॉप डाउन होंगे। तो यहाँ पे जितना वॉल्यूम बढ़ा था उतना प्रेशर कम हुआ है, लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस में आपने क्योंकि एनर्जी दी ही नहीं है, तो जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उससे ज्यादा प्रेशर में डिक्रीज आएगा। तो फर्ज कीजिए यहाँ पे मैं अननोन पावर गैमा लगा देता हूँ, गैमा इज ग्रेटर देन 1, क्या लगा देता हूँ, गैमा, और गैमा की वैल्यू 1 से ज्यादा है। अब इसको समझने के लिए जरा इधर आए, ये बताइए P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V में वॉल्यूम बढ़ने पर प्रेशर में ज्यादा डिक्रीज आएगा, या P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर में, V स्क्वायर में। कैसे, जरा साबित करते हैं ना, ये तो समझने की बातें हैं। फर्ज कीजिए कि यहाँ पे मैं एक कांस्टेंट लगाता हूँ P इज इक्वल टू K बाई V, और यहाँ पे भी एक कांस्टेंट लगाता हूँ P इज इक्वल टू K बाई V स्क्वायर। बच्चों बताइए, अगर यहाँ पे वॉल्यूम डबल हुआ तो प्रेशर कितना, आधा हो जाएगा। इसको डबल करेंगे तो प्रेशर
हाफ हो जाएगा, साबित कर देते हैं। ठीक है, इससे पहले कि कोई डाउट रहे हम इसको साबित करते हैं। फर्ज कीजिए नया वॉल्यूम है v प्राइम जो किसके बराबर है 2v के। सो अब नया प्रेशर p प्राइम किसके बराबर होगा k बाय v प्राइम। प्रेशर का क्या फॉर्मूला है k बाय v। इस सिचुएशन में प्रेशर का फॉर्मूला है k बाय v। तो अब जब वॉल्यूम डबल होगा तो नया प्रेशर p प्राइम k बाय v प्राइम, तो k डिवाइडेड बाय 2v लिख सकते हैं। तो k बाई v को अलग कर दें तो k बाई v किसके बराबर है k बाई v किसके बराबर है p के। तो रिजल्ट क्या आया p बाई 2। तो वॉल्यूम डबल होने पर प्रेशर, यानी जितना वॉल्यूम बढ़ा उतना ही प्रेशर कम हुआ। लेकिन जब इनवर्स स्क्वायर रिलेशन आता है 1/4 तो हम लिखेंगे p इज इक्वल टू k बाई v स्क्वायर। अच्छा, अब अगर हमने वॉल्यूम को डबल किया तो देखते हैं प्रेशर के साथ क्या होगा। तो ये 2v होल स्क्वायर से क्या बन जाएगा k डिवाइडेड बाय 4v स्क्वायर, व्हिच मींस k बाय v स्क्वायर बाय 4। k बाय v स्क्वायर का क्या मतलब है, वो तो p था। तो अब यहाँ पे वॉल्यूम डबल होने पर प्रेशर 4 टाइम की, जितनी पावर बड़ी होगी प्रेशर उतनी तेजी से डिके करेगा। समझ आई? अच्छा, इनवर्स रिलेशन की ग्राफ की शेप क्या होती है, क्या होती है? चाहे वो इनवर्स रिलेशन हो या ये क्यूब में हो या स्क्वायर रूट में हो, सारे क्या देंगे। लेकिन एक चीज में फर्क होगा, स्लोप में। वो कैसे कि इधर प्रेशर कम डिक्रीज हुआ और इधर प्रेशर ज्यादा। तो ये देखें जनाब, इसका इफेक्ट ग्राफ पे कैसे आएगा। इधर देखें, फर्क नहीं, रिकॉर्डिंग चल रही है, वो रिकॉर्डिंग डोंट वरी। अब देखिए मैंने चेंज इन वॉल्यूम दोनों में सेम रखे हैं। उधर मैंने दोनों के लिए वॉल्यूम को डबल किया था या नहीं, लेकिन यहाँ पर फर्ज कीजिए कि प्रेशर ज्यादा था और बहुत कम हो गया। तो देखें इसकी स्लोप पे क्या फर्क पड़ता है। इधर देखिए, यहाँ पे जरा मैं इसको इनलार्ज करता हूँ कि आप लोग देख पाए कि मैं क्या कर रहा हूँ। इधर सारे बच्चे देखें। अच्छा, पहले तो हम कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये है इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल प्रेशर, समझ आ गई। अब जब आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे, वॉल्यूम यहाँ पे पहुंचे तो प्रेशर तो ड्रॉप हो गया ना, इधर तक आ गया। तो ये मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया और नया प्रेशर यहाँ पे है। अब अगर आप देखें ऊपर और नीचे वाले ग्राफ को कंपेयर करें तो क्या महसूस हो रहा है, उसकी स्लोप कम है और इसकी स्लोप ज्यादा है। अगर मैं वही ग्राफ ड्रॉ करता तो फर्ज करो उसके लिए यहाँ पे आता, तो ये लाइन क्या कहलाती, आइसोथर्म। ये लाइन क्या कहलाती, और ये वाली लाइन एडियाबेट। दिस लाइन इज कॉल्ड एडियाबेट। टोटल 4 लाइंस आई हैं। पहली लाइन आइसोबार, दूसरी लाइन आइसोफोर, तीसरी लाइन आइसोथर्म, चौथी लाइन एडियाबेट। प्रोसेस के नाम पे इनके नाम रखे गए। तो ये नाम जरा मैं रीराइट कर देता हूँ। नहीं, प्रोसेस का नाम देखें ना, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक। तो प्रोसेस से उठाएं। आइसोबार, आईसी हटा दें, ये लिखा हुआ आइसोबार। और दूसरे वाला कौन सा है, इधर देखें ना सारे, ये दूसरे वाला आइसोचोर। समझ आई कि नहीं आई, क्या लिखा हुआ है, आइसोचोर। तो ये कौन सा प्रोसेस है, आइसोचोरिक प्रोसेस। तुम लोगों से मुझे यही उम्मीद। अच्छा, इसकी शेप हाइपरबोला लेकिन नाम आइसोथर्म, और नीचे एडियाबेट। चलो, इस ग्राफ का एरिया भी वर्क देगा। अच्छा, इन दोनों प्रोसेस में यही फर्क है। देखो शेप भी सेम है कि नहीं, दोनों की शेप हाइपरबोला है, लेकिन फर्क किस चीज का है, स्लोप का। फर्क किस चीज का है कि आइसोथर्म की स्लोप कम है और एडियाबेट की स्लोप ज्यादा है। तो ग्राफ का एरिया तो वर्क ही देगा। यहाँ पे स्लोप कितनी ज्यादा है, गैमा टाइम्स ज्यादा है। द स्लोप इज गैमा टाइम्स ग्रेटर देन डेल्टा पी बाय डेल्टा वी। वो मैंने कहाँ से लिया, इधर देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। अच्छा, और नीचे क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम टू पावर एंड गैमा इज ग्रेटर देन 1। तो जब यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ने पर प्रेशर में ज्यादा डिक्रीज आता है तो इसीलिए स्लोप भी बड़ी हो जाती है। तो अब यहाँ पे स्लोप
ये कौन सी स्लोप है? डेल्टा पी बाय डेल्टा, इधर देखो सारे, ये किसकी स्लोप है? आइसोथर्म की। किसकी स्लोप है? तो ये हिस्सा भी कौन सा है? ये टोटल स्लोप किसकी है? एडियाबेट की। तो अब आप देखें कि इधर एडियाबेट है और इधर आइसोथर्म है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ द स्लोप ऑफ एडियाबेट इज इक्वल टू गैमा टाइम्स द स्लोप ऑफ आइसोथर्म। और क्योंकि गैमा की वैल्यू 1 से ज्यादा है, जैसे एयर के लिए गैमा की वैल्यू 1.41 है, एयर के लिए गैमा की वैल्यू 1.41 है, तो आइसोथर्म भी, आइडियाबेट भी आइसोथर्म से 1.41 टाइम्स ज्यादा। समझ आए? समझा रहे तुम लोग नहीं, जिसको समझ नहीं आई उसको तो समझाएंगे और कल पढ़ेंगे। अच्छा चलो आज रोक देते हैं, कल अकेले आके पढ़ लेंगे।